15 साला नौकर और जवान मालकिन की ये कहानी कुंडी लगा कर देखना तौबा तौबा बड़ी मुश्किल से मिली है। फरजाना ये नासिर है, आज से ये हमारे घर में ही रहेगा और हर काम में तुम्हारी मदद करेगा। मैंने 15 साला नासिर का तारुफ अपनी बीवी से करवाया तो वो हैरत से उस लड़के को देखने लगी। फिर उसके सामने तो कुछ ना कहा, लेकिन मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले गई। कहने लगी, मैंने मुलाजिम मांगा था, बच्चा नहीं, इसका मैं क्या करूंगी। कोई जवान मर्द तो लाते जो भाग दौड़ कर घर के सारे काम निपटाने के साथ साथ बाजार के भी 2-4 चक्कर लगा लेता। आपकी गैर मौजूदगी में मुझे हमेशा बहुत परेशानी होती है। मैंने कितनी बार कहा है मुझे कोई ढंग का मुलाजिम रख दे। इतनी मुश्किलों से आप राजी हुए और अब इस बच्चे को ले आए हैं। इतना कमजोर दुबला पतला सा लड़का, उम्र भी सिर्फ 15 साल, क्या खाक घर के काम आते होंगे इसे। मेरी बीवी फरजाना का बुरी तरह मूड ऑफ था। फरजाना क्या हो गया है, 2-4 दिन रख कर तो देखो, बहुत फर्तीला बच्चा है, मेरे दोस्त की दुकान पर काम करता था, अब वहाँ पर इसकी जरूरत नहीं रही तो बेचारा बेरोजगार हो गया, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया हूँ ताकि तुम्हारी मदद हो जाए। इतने दिनों से तुम ही मेरे पीछे लगी हुई थी कि कोई मुलाजिम ये अरेंज कर दो। अब जब मैं मुलाजिम लाया हूँ तो तुम्हें ये मसला हो रहा है। तुम्हें पता है मुझे शाम की ट्रेन से जाना है। मैंने बड़ी मुश्किल और जल्दबाजी में ही नासिर को अरेंज किया है। 3-4 महीने इसके साथ गुजारा कर लो, मैं वापिस आऊंगा तो फिर तुम्हारे लिए कोई दूसरा मुलाजिम देख लूंगा। फरजाना ने नाराजगी से मुझे देखा और कहने लगी, ठीक है, लेकिन वापिस आकर कोई नौजवान मर्द रखिएगा जो ठीक तरीके से काम काज निपटा सके। मैंने फौरन हाँ भर ली और फरजाना मेरा सामान पैक करने लगी। कमरे का दरवाजा बजा, नासिर दरवाजे पे खड़ा था। फरजाना ने सवालिया नजरों से उसे देखा तो कहने लगा, मैडम साहिबा मुझे तो काम बता दें, मैं ऐसे ही फारिग बैठा हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने मुस्कुराकर फरजाना को देखा तो वो सर से पांव तक उसे देखते हुए पूछने लगी, तुम्हें कोई काम काज आता भी है, घर की सफाई सुथराई कर सकते हो क्या। उसने जवाब दिया, जी बेगम साहिबा, सफाई भी कर सकता हूँ, बर्तन भी धो सकता हूँ, मुझे खाना भी पकाना आता है। बहुत अरसे से मैं शहर में अकेला रह रहा हूँ, मेरे घर वाले गाँव में हैं, इसलिए मुझे सारे काम आते हैं। ये सुनकर फरजाना को जरा तसल्ली हो गई। वो कहने लगी, अच्छा जाओ, जाकर तुम सफाई शुरू करो, साहब के जाने के बाद मैं तुम्हारे सारे कारनामे देखती हूँ, कैसा खाना बनाते हो, एक दिन में ही मुझे पता चल जाना है। फरजाना की नासिर की तरफ से हरगिज भी मुतमईन नहीं था। फरजाना का दिल नासिर की तरफ से हरगिज भी मुतमईन नहीं था। बस मेरे कहने पर उसने नासिर को रख लिया था। फिर वो मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच गई। उसकी आंखों में भी नमी खिलने लगी। मेरे बगैर रहना उसके लिए बहुत मुश्किल था। मैंने उसे समझाया कि बस कुछ महीनों की बात है, फिर मैं लौट आऊंगा, तब तक तुम नासिर को हरगिज भी ना निकालना, वरना तुम्हें काम काज में मसला होगा। मैंने ये ताकीद इसलिए भी की थी कि जो नौकर उसे समझ में ना आता वो उसे खड़े खड़े फारिग कर देती थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरे पीछे उससे कोई परेशानी हो, इसलिए सख्ती से ताकीद की कि नासिर चाहे साफ काम करे या गंदा, उसे काम से नहीं निकालना है। मेरी बात सुनकर वो बस खामोशी से सर को हिलाकर रह गई थी और मैंने उसे खुदा हाफिज कहकर अपना सफर शुरू किया। मुझे 4 महीने के लिए दूसरे शहर जाना था। वहां मेरे कारोबार को एक नया रूज मिलने वाला था। किसी क्लाइंट के साथ मेरी डील चल रही थी और इसी सिलसिले में मैंने ये सफर शुरू किया था। मैं जिंदगी में इतना कामयाब होना चाहता था कि मेरी बीवी को कभी किसी चीज के लिए अपने बाप की तरफ देखना ना पड़े। ये बात मेरी साथ को गवारा नहीं थी कि हमारी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए उसे अपने वालिद की तरफ देखना पड़ता। अगर वो अपने वालिद से कहती तो वो एक से बढ़कर एक मुलाजिम की फौज उसके लिए भिजवा देते, लेकिन मैं खुद उसके लिए ये करना चाहता था, इसलिए मैंने नासिर को उसके हवाले कर दिया था। मैं जानता था कि मेरी बीवी फरजाना तन्हाई से परेशान थी। वो बहुत अमीर घर से आई थी, जबकि मैं इसके जितना अमीर नहीं था, इसलिए मैं उसे ज्यादा मुलाजमों की फौज नहीं दे सका था। और जो मुलाजमा मैंने रखी हुई थी वो पिछले 2 महीने पहले ही काम छोड़कर चली गई थी, जब से मेरी बीवी फरजाना को ही घर के सारे काम काज करने पड़ रहे थे और वो बेइंतहा चिड़चिड़ी और नाराज रहने लगी थी। मुझे भी अफसोस होता कि मैंने इतनी अमीर शादी को कहाँ घर के कामों में फंसा दिया है, लेकिन मैं जब मुलाजमत तलाश करता तो वो कोई ना कोई नुक्स निकाल कर मना कर देती। उसे कोई जवान मर्द नौकर के तौर पर चाहिए था जो भाग दौड़ कर बाजार के काम भी निपटा देता। वो हमेशा कहती कि हमारे घर में मर्द मुलाजिम थे जो जल्दी और फुर्ती से काम करते थे, औरतें तो काम कम ही करती हैं और घर की चीजों पर नजर ज्यादा रखती हैं। उसने किसी भी मुलाजमा को ठहरने ना दिया। कुछ दिनों पहले मैंने एक दरमियानी उम्र की औरत को काम काज के लिए रखा था, लेकिन फरजाना को लगता था कि उसकी नजर घर की चीजों पर है और वो छोटी मोटी चोरियां करती है।
मैंने फरजाना को समझाना चाहा था कि वो शरीफ घराने से है, लेकिन वो मेरी बात ना मानी और कहने लगी, औरतें बहुत चालाक हैं, आपके सामने शराफत का ढोंग रचाती हैं और पीछे से घर में हाथ साफ कर देती हैं। मुझे किसी औरत को अपने घर में नहीं रखना और यही वजह थी कि मैंने मजबूरी में नासिर का इंतखाब किया था। ऐसा नहीं था कि मुझे जवान मर्द मिल नहीं रहे थे, लेकिन मैं अपनी खूबसूरत और हसीन बीवी के साथ किसी जवान मर्द को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता था। मेरी बीवी का हुस्न मुझे हमेशा एहसास से कमतरी का शिकार बना कर रखता। मुझे बार बार ये ख्याल आता कि मैं अपनी बीवी के काबिल नहीं हूँ, इसलिए अगर उसे कोई ऐसा मर्द मिला तो वो मुझे छोड़ देगी। मेरे दिल में हमेशा से ही ये शक रहता था कि कहीं वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ ना चली जाए। उसके पीछे भी ये कहानी थी। जब ही मैंने नासिर का इंतखाब किया था, नासिर को अपने घर छोड़कर, मेरा दिल पूरी तरह से मुतमईन था, क्योंकि वो एक 15 साल का बच्चा था और काम काज में भी माहिर था। फरजाना उसके साथ आसानी से गुजारा कर सकती थी। मैं दूसरे शहर पहुंचा और मैंने अपने काम पर तवज्जो देनी शुरू कर दी। मेरा कारोबार बहुत तेजी से फल फूल रहा था और मैं ये मानता था कि ये सब कुछ फरजाना के नसीब से है। जब से वो मेरी जिंदगी में आई थी, मेरी जिंदगी बदल गई थी। कभी कभी तो मेरे दोस्त यार भी होते यही कहते, मुझे कैसे इतनी अमीर और खूबसूरत लड़की मिल गई। जब से मेरी और फरजाना की शादी हुई थी, मैंने अपने दोस्तों को भी अपने घर से दूर कर दिया था। मैं बाहर ही उनसे मुलाकात कर लेता और कोशिश करता कि फरजाना किसी की नजरों का मरकज ना बने। दूसरे शहर पहुंचकर मैंने फरजाना को फोन किया और खैर खैरियत पूछी, तो उसने बताया कि नासिर वाकई लगन से काम कर रहा है। ये सुनकर मुझे खुशी हुई कि फरजाना को इसका काम पसंद आ गया था। फिर रोजाना से फरजाना की बात होने लगी। वो बहुत कम ही मुझसे बात करती, बहुत थोड़ी देर के लिए, लेकिन इसमें वो नासिर की तारीफ करती और कहती कि नासिर बहुत ही अच्छा मुलाजिम है और उसे अब नया मुलाजिम नहीं चाहिए, वो नासिर के साथ खुश है। यहाँ मेरे कारोबार की डील अच्छी तरह से हो चुकी थी, इसलिए मैं दिन रात उस पर तवज्जो दे रहा था। एक बार ये सेट हो जाती तो मुझे दोबारा वापस अपने शहर चले जाना था। फिर यहाँ भले मुलाजिम काम करते रहते, इसलिए मैंने भी फरजाना को फोन करने के बजाय अपने काम पर ज्यादा तवज्जो देनी शुरू की, ताकि जल्द से जल्द मैं वापसी का सफर तय कर सकूं। मैंने फरजाना से तो 6 महीने का कहा था, लेकिन मेरे लिए एक एक पल बहुत मुश्किल था। पहला महीना तो बहुत ही मसरूफ गुजरा, अलबत्ता दूसरे महीने में जाकर काम का बोझ कुछ हल्का हुआ और थोड़ी सेटिंग होने लगी, तो मैं रोजाना रात को फरजाना को फोन करने लगा। लेकिन अचानक क्या बात थी कि वो मुझसे ढंग से बात ही ना करती थी। ऐसा लगता जैसे बहुत थकी हुई हो। कभी कभी तो बात करते करते ही सो जाती। मैं हैरत से पूछता कि फरजाना, तुम्हें इतनी नींद क्यों आने लगी है? पहले तो तुम रात भर जागती थी, लेकिन अब तुम बात शुरू होते ही सोने लगती हो और बड़ी मुश्किल से ही मेरी बातों का जवाब देती हो। तो फरजाना कहती कि सारा दिन घर के कामों में लगी रहती हूँ और रात को जल्दी सो जाती हूँ। फरजाना की ये बात भी मुझे हैरान करती। उसे तो घर के काम काज की आदत ही नहीं थी। जब मुलाजमा मौजूद थी तब वो कुछ भी नहीं करती थी, और अब जब मुलाजमा नहीं थी तब वो रो पीट कर किसी एक दो काम को हाथ लगाती और बाकी की काम मैं दफ्तर से आने के बाद खुद ही करता। इसलिए तो मैंने नासिर को जल्दबाजी में ढूंढा था। फिर अब वो कौन से काम कर रही थी कि उसे इतनी थकन होने लगी थी। मैंने फरजाना से कहा कि नासिर को इसलिए रखा था ताकि वो घर के काम करे, और तुमने कहा था कि वो अच्छे से काम भी करता है, फिर तुम्हें काम क्यों करना पड़ता है? मेरी बात सुनकर वो हंसी और कहने लगी, आपके बगैर जी नहीं लगता, कुछ ना कुछ तो करना ही है, बस इसलिए मैं नासिर के साथ ही लगी रहती हूँ। अब तो मेरी उससे बहुत दोस्ती भी हो गई है। फरजाना की बात सुनकर मैं खामोश हो गया। फिर अगले दिन दोपहर के वक्त मैंने फोन किया तो फरजाना ने मेरी कॉल अटेंड ना की। मैंने बार बार कॉल मिलाई, लेकिन न जाने वो कहाँ थी। मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी। मेरे घर के बाहर एक चौकीदार खड़ा था। मैंने फौरन उससे फोन मिलाया और फरजाना के बारे में पूछा, तो वो कहने लगा कि फरजाना मैडम तो नासिर के साथ कहीं बाहर गई हुई है। ये सुनकर मैं हैरान हुआ कि फरजाना मुझे बिना बताए कैसे चली गई। वो तो घर से बाहर जाने के लिए कहीं भी निकलने लगती तो पहले मुझे मैसेज करती थी। फिर मैंने कुछ ना कहा और फोन रख दिया। शाम के वक्त फरजाना का फोन आया तो मैंने सख्ती से पूछा कि तुम कहाँ गई थी? मैंने कितना फोन किया, तुमने एक बार भी मेरी कॉल रिसीव नहीं की। मेरी बात सुनकर वो गुमसुम सी हो गई, जैसे उसके पास कोई जवाब ना हो। कुछ देर की खामोशी के बाद मैंने फिर पूछा, फरजाना कहाँ गई थी? क्या अपने बाबा की तरफ गई थी? वो एकदम ही बोल पड़ी, हाँ मैं अपने बाबा से मिलने गई थी।
मुझे याद आ रही थी तो मैं चली गई। अब की बार तो मैं चौंका। अगर वो अपने बाबा के घर गई थी तो क्या वहां भी वो नासिर को साथ लेकर गई थी? और मुझे बिना बताए तो वो कभी अपने बाबा की तरफ नहीं जाती थी, क्योंकि उसका अपना मायके जाना मेरे बगैर पसंद नहीं था। फिर मेरी बगैर मौजूदगी में वो कैसे अपने मायके गई थी? इसलिए मैंने जानबूझकर पूछा, तो फिर नासिर ने तुम्हारे आने तक का सारा काम कर लिया था? वो फौरन मुस्कुराई और बोली, हाँ, मेरे वापस आने तक नासिर ने सब कुछ कर रखा था, इसलिए मुझे परेशानी नहीं हुई। बाबा भी ठीक है और सब कुछ ठीक है। बाबा आपकी भी खैर खैरियत पूछ रहे थे। शुक्र है कि उन्होंने हमारी शादी को कबूल कर लिया है। अब सब कुछ सही हो गया है। आप मेरी फिक्र ना करें, यहाँ सब कुछ ठीक है। अब मैं थक गई हूँ और सोना चाहती हूँ। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया और मेरे दिल में एक आग सी जल उठी। फरजाना ने मुझसे झूठ कहा था और वो झूठ मैंने पकड़ भी लिया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो नासिर के साथ ऐसी कौन सी जगह गई थी कि जो मुझे बता नहीं सकती थी। मेरे दिल में ख्याल आया कि कहीं फरजाना का किसी और से चक्कर तो नहीं चल रहा, लेकिन फिर मैंने इस ख्याल को अपने ज़हन से झटक दिया। फरजाना मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, वो भला किसी और की तरफ कैसे देख सकती थी? फरजाना और मैं ही दोनों एक कॉलेज में पढ़ते थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और फरजाना ने अपने बाबा के खिलाफ जाकर मुझसे शादी की थी। फरजाना के बाबा कभी भी मुझे अपना दामाद नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि मेरा स्टेटस उनके बराबर नहीं था। मैं एक बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक रखता था, लेकिन मेहनती था, इसलिए मुझे यकीन था कि एक न एक दिन मैं फरजाना के काबिल हो जाऊंगा। लेकिन मेरे ससुर को इस बात पर यकीन नहीं था। वह हमेशा मुझे गरीब समझते और उन्हें लगता कि मैं फरजाना से उसकी दौलत के लिए शादी करना चाहता हूँ। ये वजह थी कि मुझे उसके अपने बाप के घर जाना पसंद नहीं था। अगरचे उसके बाप ने हमारी शादी को कबूल कर लिया था और अब वो मुझसे और फरजाना से अच्छे से मिलते थे, लेकिन फिर भी मुझे वो शुरुआत के दिनों की बेइज्जती याद थी जो उन्होंने की थी। इसलिए मैं खुद भी कभी उनके घर नहीं जाता था और फरजाना को भी ज्यादा जाने नहीं देता था। मुझे ये ख्याल सताने लगा कि अगर फरजाना वाकई ही नासिर के साथ अपने बाप के घर गई थी और उसका रवैया था, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे फरजाना के बाप का हाथ होगा। वो तो चाहते ही नहीं थे कि हमारी शादी हो, और अब मुझे लगता था कि उन्होंने हमें कबूल करने का एक छोटा सा ड्रामा रचाया है और दर हकीकत वो फरजाना को मुझसे दूर करना चाहते हैं। आज नहीं तो कल वो फरजाना की जिंदगी में किसी ऐसे मर्द को लेकर आएंगे जो मुझसे बेहतर होगा और फरजाना मुझे छोड़कर चली जाएगी। ये ख्याल आते ही मैं और बेचैन हो गया। फिर अगले दिन मैंने फरजाना को फोन मिलाया तो उसने काफी देर बाद फोन मेरा उठा लिया और बस हूँ हाँ में जवाब देकर फोन बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे भाग रही हो, जैसे मुझसे बात ही ना करना चाहती हो। मेरे दिल में गिरह सी पड़ गई थी। अगली फोन कॉल पर मैंने उससे सख्ती से ताकीद की थी कि वो अपने बाप के घर नहीं जाएगी जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं। मेरी बात सुनकर उस पर सख्ता तारी हो गया था। उसने भी कोई जवाब ना दिया था और फोन बंद कर दिया था। फिर मैंने एक दिन चौकीदार को खैर खैरियत के लिए फोन किया और उससे घर के अंदरूनी मामलात के बारे में खोजना शुरू किया। तो वो कहने लगा, साहब हम तो बाहर खड़े होते हैं, अंदर मैडम जी के साथ नासिर होता है। अब तो नासिर वैसे भी मैडम जी का बहुत ही खास हो गया है। वो हर वक्त उससे अपने साथ रखती है। रोजाना ही दोनों घूमने फिरने भी जाते हैं और शाम को साथ गार्डन में वक्त भी गुजारते हैं। अब तो रात के वक्त नासिर क्वार्टर में भी नजर नहीं आता। शायद उसने बंगले में ही सोना शुरू कर दिया है। यह सुनना था कि मेरे कदमों तले से जमीन सिरक गई थी। नासिर क्वार्टर में सोने के बजाय बंगले में कैसे सो सकता था? मैंने अगले ही दिन फरजाना से बातों बातों में इस बारे में पूछा तो वो कहने लगी कि मुझे अकेले डर लगता है। ना मैंने नासिर को बराबर वाला कमरा साफ करवा दिया है, अब वो क्वार्टर में सोने के बजाय बराबर वाले कमरे में आराम करता है। तो मुझे मुतमईन करने के लिए पूरी बात बता दी थी, लेकिन मेरा दिल अभी मुतमईन ना हो सका था। नासिर भले ही 15 साल का था, लेकिन था तो वो भी मर्द ही। मैं कैसे उस पर भरोसा करके उसे अपनी बीवी के साथ छोड़ सकता था? मुझे खुद पर बहुत अफसोस होने लगा था। मैंने बहुत मुश्किल से अपना तीसरा महीना पूरा किया और बगैर अपनी बीवी को इत्तला दिए एक रात घर पहुंच गया, और फिर जो मंजर मेरी आंखों ने देखा, मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी जान से प्यारी बीवी, जिसके लिए मैंने दिन रात मेहनत की, अपना सब कुछ कुर्बान करके, जिसकी खुशियों के लिए मैंने दूसरे शहर की खाक छान कर अब लौटा था, वो एक 15 साल नौकर की बाहों में पूरी तरह से मदहोश थी।
और नासिर जो कुछ कर रहा था वो देखकर मेरा गुस्से से खून खोल उठा। मैं तेजी से उसके करीब गया, गिरेबान पकड़ा और उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उससे मारा कि उसके मुंह से खून बह निकला। वो नढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा, जबकि मेरी बीवी बार बार उसको मुझसे बचाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ तक कि फरजाना ने मुझे धक्का दिया और कहने लगी कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, क्यों मार रहे हो इसे। मैंने नफरत से फरजाना को देखा और कहा, दिल तो चाहता है कि तुम्हारी जान ले लूं और तुम्हारा गला अपने हाथों से दबा दूं, लेकिन मैं तुम्हारे नापाक वजूद को छूने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अभी और इस वक्त मेरे घर से दफा हो जाओ। और मुझे लगता था कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, इसलिए शादी की है, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हारा दिल भर गया है मुझसे और तुम मुझसे थक चुकी हो। इसलिए जवान नौकर की फरमाइश करी थी ताकि तुम्हारे अंदर की आग बुझ सके। मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि अब तुम्हें मेरे साथ गुजारा नहीं करना। अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए मैं मसरूफ हो गया हूँ, इसलिए तुमने पीछे ये गंदी हरकतें शुरू कर दी हैं। मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, तुम्हें जिसके साथ ताल्लुक बनाना है बनाओ, लेकिन मेरे घर की चार दीवारी में हरगिज भी नहीं। मैंने रुख फेरते हुए फरजाना को अपने घर से निकल जाने का कहा था और वो हक्का बक्का रह गई। तेजी से मेरे करीब आकर उसने मेरे बाजू को पकड़ लिया था। क्या कह रहे हो? मुझे घर से क्यों निकाल रहे हैं? मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं सारी बात बताती हूँ, आप एक बार मेरी बात तो सुने। लेकिन मैंने फरजाना की कोई बात ना सुनी और उसको जोरदार धक्का दे दिया तो वह जमीन पर गिर पड़ी और बुरी तरह से रोने लगी। उसे शायद चोट आई थी, लेकिन मेरा ध्यान उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं था। मैंने नासिर को देखा और कहा, तुम एहसान फरामोश हो। मैंने तुम्हें अपने घर रहने की जगह दी, नौकरी दी, तुम्हें तुम्हारी औकात से ज्यादा तनख्वाह दी और तुमने ही मेरी बीवी के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। मैं आज के बाद तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। अपनी मैडम साहिबा को लो और तुम भी यहाँ से दफा हो जाओ। ये कहकर मैं बंगले से बाहर निकल गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, किस तरह खुद पर काबू पाऊं। इसलिए मैंने गाड़ी में बैठकर अपने दोस्तों की तरफ निकल गया और सारी रात उनके साथ बैठकर सिगरेट का धुआं उड़ाता रहा। मैंने गुस्से में दोस्तों को बीवी की बेवफाई का किस्सा भी सुनाया, जिसे सुनकर मेरे दोस्त कहने लगे कि तूने अपनी बीवी को फौरन तलाक क्यों ना दी, ऐसी औरत को तो फौरन छोड़ देना चाहिए। और मैं उनकी बात सुनकर सोचने लगा कि वाकई मुझे तो उसको तलाक दे देनी चाहिए थी। सारी रात इन्हीं सोचों में गुजर गई। सुबह के वक्त जाकर मेरा गुस्सा कुछ कम हुआ और मैं वापस बंगले पे पहुंचा तो देखा ना मेरी बीवी थी और ना ही नासिर। फिर तो मेरे गुस्से की इंतहा ना रही। वाकई ही वो दोनों ताल्लुक में थे, इसलिए घर छोड़कर फरार हो चुके थे। मैंने कमरे की सारी चीजें तोड़नी शुरू कर दी। कितने ही घंटे गए और फिर उसके बाद मेरे ससुर का फोन आया। उनका नंबर देखते ही मेरे तन मन में और भी आग जल उठी। मैंने नफरत से नंबर देखते हुए फोन कान से लगाया और गुस्से में कहा कि आपकी बेटी को अब अपने पास ही रखेगा। जिस अमीरजादे से चाहे इसकी शादी करवा दे, मुझे इस जैसी बदजात औरत की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनकर मेरे ससुर कहने लगे कि मैं खुद अपनी बेटी को तुम जैसे मर्द के साथ नहीं छोड़ना चाहता, जिसने इस हाल में उसके साथ इतनी ज्यादती की कि वह हामला है और तुमने उसे धक्का देकर गिरा दिया। उसे चोट लगी है, वो अस्पताल में है। मैंने सिर्फ तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि आज के बाद दोबारा कभी पलट कर मेरी बेटी की तरफ भी मत देखना। अपने ससुर की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं फौरन ही चलाया था। क्या कह रहे हैं आप? फरजाना हामला है? क्या मैं बाप बनने वाला हूँ? अचानक ही मेरे जज्बात बदलने लगे थे, लेकिन मेरे ससुर ने फोन बंद कर दिया था। मैं तेजी से अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा। मुझे मालूम था कि फरजाना किस डॉक्टर के पास जाती है, इसलिए मैं सीधे वहीं पहुंच गया। मुझे देखते ही मेरे ससुर ने सख्ती से मुझे धमकी दी और कहा, भी और इसी वक्त वापस लौट जाओ, वरना इतना मारूंगा कि अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल नहीं रोके। कहा था ना, अब तुम्हारा मेरी बेटी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने ससुर की बात को नजरअंदाज किया और लड़ झगड़ कर फरजाना के पास पहुंच गया, जो बिस्तर पर आंखें बंद करके लेटी थी। मैंने जैसे ही उसे आवाज दी, उसने फौरन आंखें खोलकर मुझे देखा और बुरी तरह से रोने लगी। कमरे में एक तरफ ही मेरा 15 साल नौकर भी खड़ा था, लेकिन मेरी तवज्जो उस पर बिल्कुल ना थी। फरजाना रोते हुए कहने लगी, आपके जाने के कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ। मैं चाहती थी कि आपको सरप्राइज दूं, इसलिए मैंने ये बात आपको ना बताई, लेकिन हामला होने की वजह से अक्सर ही मेरी तबीयत ऊपर नीचे रहने लगी, जिसकी वजह से मैंने नासिर को अपने साथ बंगले में ही रुकने का कहा। नासिर समझदार था, इससे मेरी हालत की खबर थी।
इसलिए वो मेरा ख्याल रखने लगा। जिस रात अचानक आप वापस लौटे, उस रात दर हकीकत उल्टियां करते करते मेरी हालत खराब हो गई थी। मैं वही वॉशरूम में ही बेहोश होकर गिर गई थी। इसलिए वो मुझे उठाकर बिस्तर तक लाया था और आपने वही देखा जब मैं नासिर की बाहों में थी। इससे पहले कि मैं आपको कुछ भी बताती, आपने मुझे गलत समझ लिया, मेरे किरदार पर इल्जाम लगाया और मुझे छोड़कर चले गए। आपके जाने के बाद मुझे बहुत ज्यादा दर्द उठने लगा क्योंकि आपके धक्के से मेरे पेट पर चोट आई थी। नासिर ही मुझे अस्पताल लेकर पहुंचा और सही वक्त पर पहुंचने की वजह से ही आज हमारा बच्चा ठीक है। ये सब कुछ उसकी बदौलत है कि उसने पूरी तरह मेरा साथ दिया, वरना शायद मैं वहीं दर्द से तड़प तड़प कर अपने बच्चे को जाया कर देती। ये कहकर वो रोने लगी और मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत फहमी का शिकार होकर, शक का शिकार होकर अपने ही साथ कितनी बड़ी ज्यादती कर ली। मेरी बीवी दरअसल मुझे ये बात रूबरू बताना चाहती थी कि मैं बाप बनने वाला हूँ। वो मुझे सरप्राइज देना चाहती थी और मैंने हर बात का गलत मतलब निकाला था। जब सच्चाई पता चली तो मैंने हाथ जोड़कर फरजाना से माफी मांगी। फरजाना दिल की बहुत अच्छी थी, उसने मुझे माफ कर दिया। अगरचे उसके बाबा नहीं चाहते थे कि वो दोबारा मेरे साथ जिंदगी शुरू करे, लेकिन मैंने उनसे भी माफी मांगी और फरजाना को अपने घर ले आया। नासिर फरजाना का बेइंतहा ख्याल रखने लगा था। वक्त बहुत तेजी से गुजरा और कुछ महीनों बाद फरजाना ने खूबसूरत से प्यारे से बेटे को जन्म दिया जो हूबहू मेरी तरह था। अपने बेटे को देखकर मुझे एहसास हुआ कि बेटियां और बेटे कितनी मासूम और नाजुक होती हैं और कितनी बेदर्दी से लोग इनके दिल तोड़ देते हैं। इस दिन के बाद एक बार फिर मैंने अपनी बीवी से माफी मांगी और उसने मुझे सीने से लगा लिया। आज हम एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरा बेटा नासिर को मामू कहता है और उससे मोहब्बत करता है। हमने भी नासिर को घर का फर्द मान लिया है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि शुक्र है मैंने गुस्से में अपनी बीवी को तलाक नहीं दी, वरना शायद सारी जिंदगी का पछतावा मेरे मुकद्दर में लिख दिया जाता।